अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। तो आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हम लोहे की जो किस्में हैं उससे फ़ौलाद कैसे बनता है और उनकी डिवीज़न कैसे होती है, उसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया था। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट आपको मैं बताऊँगा कि जो स्टील है वो कैसे डिवाइड किया जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी स्टील की टाइप से। अब स्टील जो है वो घरेलू लेवल से लेके इंडस्ट्रियल लेवल तक यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा यूज़फुल मटेरियल है। तो चाहे आपने बड़े से बड़ा जहाज़ बनाना हो या आपने एक छुरी लेनी हो या एक नेल बनाना हो, उसके अंदर आपको स्टील का यूज़ ही हर जगह मिलेगा। तो स्टील जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रोल अहम प्ले करता है। तो उसकी इसी हवाले से जो डिफरेंट कैटेगरी का हम स्टील यूज़ करते हैं, वो बेसिकली डिफरेंट किस्में होती हैं स्टील की अपने अपने काम के लिए। और आपको इस वीडियो से ये भी मौका मिलेगा जानने का कि आप जो बाज़ार से लेने जा रहे हैं स्टील, वो आपके काम के लिए बेहतर है या नहीं, और आपको एक जो है वो साउंड डिसीजन लेने में, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में आसानी पैदा होगी। तो चलें शुरू करते हैं हमारी टाइप्स के लिए। तो स्टील जो है वो बेसिकली 4 किस्मों का आता है, और जो 4 किस्मों का स्टील आता है उसमें नंबर 1 हमारे पास किस्म है कार्बन स्टील। कार्बन स्टील जो है वो ऐसी स्टील की किस्म है जिसके अंदर कार्बन कंटेंट की मौजूदगी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि वो स्टील किस किस्म का होगा, क्योंकि कार्बन कंटेंट ही आखिरकार हमें ये बताता है कि हमारे पास ये स्टील की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये कितना हार्ड होगा, ये किस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है, आया ये क्रैक हो जाएगा या नहीं, क्या इसकी शीट बन जाएगी, इसकी तार बन जाएगी, इसकी बार बनेगी या नहीं। और अगर ब्लेड्स के लिए ले रहे हैं तो इस पे धार किस किस्म की आएगी, इसकी कोरोजन कैसे होगी, अगर इस पे जंग लग जाता है, इसकी ऑक्सीडाइजेशन हो जाती है तो प्रोसेस किस तरह होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बताता है उसमें मौजूद कार्बन कंटेंट। तो बाय परसेंटेज कार्बन कंटेंट के लिहाज से इसकी किस्म को कार्बन स्टील बोलते हैं। अब कार्बन स्टील जो है, इसकी जो किस्में हैं वो 4 हैं। अब जो 4 किस्में हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है लो कार्बन स्टील। अब जो लो कार्बन स्टील है उसके अंदर हमारे पास जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 0.05% से लेके 0.35% तक। तो ये आधे परसेंट से भी कम कार्बन कंटेंट इसके अंदर पाया जाता है, और बाकी सारा जो होता है वो लोहा होता है, आयरन होती है। अब जो दूसरे नंबर पे आता है उसे मीडियम स्टील या माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। अब जो मीडियम स्टील है उसके अंदर 0.35% से लेके 0.5% तक कार्बन कंटेंट पाया जाता है। और इसके बाद आता है आपके पास हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील जो है इसके अंदर 0.5% से लेके 4% तक कार्बन हो सकता है। अब मैंने 4% की ब्रैकेट क्यों लगाई, कुछ लोग इसे 5% या 6% की ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक इंतहाई टेक्निकल चीज़ हो जाती है, क्योंकि 4% से अबव जो है वो हमारा कास्ट आयरन की तरफ लोहा जाना शुरू हो जाता है। तो लोहा जो है वो ब्रिटल होना शुरू हो जाता है, नरम नरम नहीं कहते उसे, होता वो हार्ड है, लेकिन उसकी क्रिस्टलाइजेशन अंदर शुरू हो जाती है उसके अंदर कार्बन की। और उसके बाद जो है वो अगर आप उसे गर्म करके जो है थोड़ा सा हैमर करते हैं तो वो लोहा पीसेस में, क्रिस्टल्स में बिखर जाता है, तो वो आपका कास्ट आयरन बन जाता है। तो आपके लिए जो कार्बन स्टील है उसके अंदर हाई कार्बन स्टील की जो लिमिट आखिरी है वो 4% है। अब जो है वो हम चलते हैं दूसरी टाइप की तरफ। जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास बहुत ही कॉमन है, क्योंकि ये जो टाइप है ये आपकी और हमारी ज़िंदगी को आसान करने के लिए बनाई गई थी, विच इज़ कॉल्ड स्टेनलेस स्टील। अब जैसा कि इसके नाम में ही वाजे हो जाता है स्टेनलेस, स्टेनलेस मीन्स कि इसको जंग नहीं लगता। अब ये भी कहना थोड़ी एग्जैजरेशन है कि जंग नहीं लगता, जंग लग सकता है स्टेनलेस स्टील को डिपेंडिंग अपॉन इट्स क्रोमियम कंटेंट। तो स्टेनलेस स्टील में प्राइमरीली जो कंटेंट यूज होता है कार्बन और आयरन के अलावा वो है क्रोमियम। क्रोमियम की परसेंटेज जो है वो डिफाइन करती है कि आपका स्टेन जो है वो इसकी कोर्जन कितने टाइम में होगी। तो अगर क्रोमियम कंटेंट कम है तो ज़ाहिर है पतली लेयर होगी, और अगर कहीं से ठोकर लग जाती है या वो लेयर जो है वो टूट जाती है तो
ऑक्सीजन जो है वो पोर इन करेगी वहाँ से, और आपके नीचे जो मौजूद लोहा है, जो बेस है उसकी, उसको वो वेयर आउट करना शुरू कर देगी, यानी कि उसे जंग लगाना शुरू कर देगी। तो अक्सर आपके पास होता ये है कि अगर आपने, जैसे बाइक बाइक का अगर आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बाइक का जो साइलेंसर होता है उसके ऊपर क्रोमियम की और निकल की अच्छी खासी लेयर होती है। बाय द वे वो स्टेनलेस स्टील नहीं होता, वो एलॉय स्टील होता है। तो उसके ऊपर अच्छी खासी लेयर होती है, लेकिन अगर आपको कहीं से उसके ऊपर रगड़ लग जाए, आपका ख़राब हो जाए, तो वहाँ फौरी तौर पे जंग का निशान आ जाता है। दैट मीन्स कि उसके नीचे जो मौजूद लोहा है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो गया है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप छुरी वगैरह लें या ब्लेड लें, इसका स्टील का बना हुआ, स्टेनलेस स्टील का, तो उसमें भी यही होता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है वो आपके पास आता है क्रोमियम कंटेंट के साथ। क्रोमियम क्या करता है, वो लोहे को जंग लगने से बचाता है। तो ये हो गई हमारी दूसरी किस्म। अब हम चलते हैं तीसरी किस्म पे। तीसरी किस्म है हमारे पास एलॉय स्टील। अब एलॉय स्टील, एलॉय को उर्दू में भर्त बोलते हैं, विच मीन्स कि आप जो स्टील है उसके अंदर क्रोम, कार्बन तो मौजूद है, लोहा भी मौजूद है, फेरस, एफी, आयरन, इसके अलावा क्रोमियम भी मौजूद है, और ऊपर से आपने एक कंटेंट और ऐड कर दिया, लेट्स सपोज निकल ऐड कर दिया, मोलिब्डेनियम ऐड कर दिया आपने, सिलिकॉन ऐड कर दिया, तो इनका जो मिक्सचर बन जाएगा उसको हम एलॉय स्टील बोलते हैं। अब एलॉय स्टील बहुत सारी और कैटेगरीज में इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दी बाइक का साइलेंसर की, उसके अलावा आपकी बाइक के जो रिम हैं वो भी एलॉय स्टील के बने होते हैं। कारों के तो आपको पता ही है, एलॉय रिम बोलते हैं, एक स्टील रिम आते हैं, एक एलॉय रिम आते हैं, वो भी एलॉय स्टील होता है। ये बेसिकली डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो खूबसूरती के लिए भी एलॉय होता है, क्योंकि कुछ जो जैसे सिलिकॉन है या निकल है उनके ऊपर फिनिशिंग शाइन बहुत अच्छी आती है, तो वो आता है। फिर आपके पास टंगस्टन आ जाता है, उसके अंदर जो है वो टंगस्टन के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस की, तो अगर आपको हार्ड चाहिए तो वो यूज़ करते हैं। देन आपके पास आ जाता है टिन। टिन अगर ऐड करते हैं तो उसके अंदर जो ऑक्सीडाइजेशन की लिमिट है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आपने देखा होगा कि फूड प्रोसेसिंग जो करते हैं वो टिन पैक्स में आती है, उसका क्या मतलब होता है कि उसके अंदर जो मौजूद लिक्विड है, आपने देखा होगा शीरा वगैरह, अगर आप कोई कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल लेने जाते हैं बाज़ार से, तो वो टिन पैक में होता है। वो टिन पैक के अंदर लिक्विड ही होता है, और वो लिक्विड जो है वो उसमें मैक्सिमम पानी होता है, लेकिन फिर भी वो जंग नहीं लग रहा होता अंदर की तरफ से। उसकी वजह होती है उस स्टील में मौजूद टिन, क्योंकि टिन जो है वो उसके अंदर जो कंपोजिशन है उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, और आपकी जो खुराक है वो ऑक्सीडाइज नहीं होती और बची रहती है। दैट दैट इज बेसिक यूज ऑफ अलॉय स्टील। अब जो लास्ट कैटेगरी है हमारे पास आ जाती, वो है टूल स्टील। नाम से ही वाजे है, टूल स्टील होता ये भी अलॉय स्टील ही है, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप इसके अंदर अलॉय ज़्यादा मैटर नहीं करता कि क्या है आपका, ये मैटर करता है कि आप इसे बनाया आपने कैसे है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो कंपोजिशन है वो स्टील को डिवीजन करने की, वो तो सिर्फ एक उसका पोर्शन है कि आप कार्बन कंटेंट से या क्रोमियम कंटेंट से या उसके अंदर मौजूद दीगर अलॉयज से उसको डिफाइन करें। तो अगर आपको प्रोसेस को देखने पे डिवीजन हो कि आखिर आपने वो स्टील बनाया किस तरह है, उसकी फिनिशिंग किस तरह की है, उस पे आपको डिवाइड करना पड़े, तो उसके अंदर एक कैटेगरी आपके पास टूल स्टील की आ जाती है। अब टूल स्टील के अंदर आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलती हैं इटसेल्फ। टूल स्टील का बेसिक आपको ये बता दूं कि इसके अंदर टंगस्टन यूज होता है अलॉय में, क्रोमियम यूज होता है, निकल यूज होता है, वही सेम अलॉय वाले, अलॉय स्टील वाले ही यूज होते हैं, लेकिन इसको जो बनाने का प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है, तो इसकी कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि ये यूज़ होना होता है आपकी छेनियाँ बनाने में। आपके पास जो है वो जो स्पेशलाइज्ड टूल होते हैं इसके, आपके पास खराद के जो कटिंग करते हैं आपकी, वो बनाने के, चिजल्स बनाने के लिए, तो आपको एक ख़ास किस्म की धार चाहिए होती है उस पे, तो वो उसके लिए आप इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस करते हैं उसके साथ। तो आपके जो बेसिक हमारे पास मटेरियल आता है स्टील का, उसकी प्रॉपर्टीज़ ही चेंज हो जाती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले कैटेगरी है O1 कैटेगरी। तो ओ जो यहाँ पे आपको जाहिर हो रहा है, ये ऑयल क्विंच के लिए है। तो इसको जो क्विंच किया गया है, इसको बांग लगाई गई है, वो ऑयल में लगाई गई है।
देन कम्स योर W1 कैटेगरी। तो W1 कैटेगरी में आप पानी से, W से वाटर, तो वो पानी में क्विंच किया गया है। फिर आपके पास A कैटेगरी आ जाती है, A2 कैटेगरी जो है वो आती है आपके पास एयर के लिए। फिर आपके पास जो है वो H कैटेगरी आती है। H कैटेगरी का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, कि इसको हाई टेम्परेचर पे थर्मो साइकिलिंग इसकी की गई है। इसके अलावा आपके पास आता है D2 इज एयर कूल्ड अगेन। फिर आपके पास अब D2, मैंने आपको कहा था कि आपको D2 स्टील के बारे में बताऊंगा। ये भी D2 स्टील अलॉय स्टील होता है बेसिकली, सॉरी टूल स्टील होता है, लेकिन इसके छुरियाँ भी कुछ लोग बनाते हैं एक ही, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। देन योर कम्स योर एस कैटेगरी। एस मीन्स शॉक रेजिस्टेंस स्टील। जैसे आपके पास पटरियाँ होती हैं ट्रेन की, तो उसके अंदर झटके लगते हैं, तो वो उससे रेजिस्टेंस देने के लिए जो स्टील बनाया जाता है। फिर आपके पास शॉक्स आ जाते हैं बाइक्स के, गाड़ियों के, वो शॉक स्टील के बनते हैं, एस सीरीज़ का स्टील होता है वो उनमें सारा। फिर आपके पास कोर बिट ड्रिलिंग के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, उनमें भी आपका यही शॉक स्टील यूज़ होता है। उसे हाई एस एस स्टील लिखा होता है वहाँ पे। तो एस जो है उसमें आपके पास शॉक रेजिस्टेंस स्टील के लिए आता है। और देन आपके पास एम कैटेगरी है, एम कैटेगरी जो है मोल्ड के लिए, मोल्ड स्टील के लिए आती है, क्योंकि वो स्टील में अगर आपने मज़ीद एक स्टील का सांचा बनाया है और आपने उसके अंदर कोई और स्टील पिघलाना है, तो जो नीचे वाला स्टील है वो इस तरह बनाया जाएगा कि वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके और खुद ना पिघले। तो उस मोल्ड के लिए जो स्टील बनाया जाता है वो एम कैटेगरी का स्टील है। ये सारे प्योरली इंडस्ट्रियल स्टील्स हैं और ये आपकी जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब हमारा कैटेगरीज थी स्टील की। अब हम जो फुल एंड फाइनल बात पे आएंगे वो है हमारी जो नंबरिंग है। आखिर नंबरिंग स्टील की कैसे की जाती है। हमने टाइप्स काफ़ी ज़्यादा मेंशन होकर देख ली कि ये क्या होती हैं, तो अब हम बात करते हैं नंबरिंग की। तो व्यूअर्स, फाइनली मैं आपको ये बताता चलूँ कि दो हमारे पास मेजर इदारे हैं जिन्होंने स्टील को स्टैंडर्डाइजेशन का काम शुरू किया था। नंबर 1 इज़ अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, AISI। ये इन्होंने सबसे पहले नंबरिंग देनी शुरू की थी। देन केम सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, SAE ने भी अपनी नंबरिंग बनाई, क्योंकि SAE के अपने अलॉयज़ हैं जो आपके कार में इस्तेमाल होते हैं, कारों के फ्रेम बनाने में, बाइक्स की चेसिस बनाने में, कारों की चेसिस बनाने में। इसके अलावा एरोप्लेन्स तक की जो बॉडीज़ और चेसिस बनती हैं उनमें डिफरेंट अलॉयज़ का स्टील इस्तेमाल होता है। तो इनकी एक अपनी रेटिंग है स्टील की। ये भी आप, इसके अलावा जापानीज़ के भी कुछ यूनिट्स हैं, कुछ यूनिट्स यूके वालों के भी हैं, लेकिन वो उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं जितने ये इंटरनेशनलाइज हैं, और यही यूनिट जो हैं वो चलाए जाते हैं। इवन जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है चाइना, वो AISI का यूनिट ही इस्तेमाल करता है, या अगर ऑटोमोटिव की बात होगी तो SEA का स्टैंडर्ड ही वो इस्तेमाल करेगा। तो आपको इसके बारे में गाइड करता चलूँ ताकि आपको नंबरिंग का पता चले, और यहाँ से हमारा नया क्लिप का भी आगाज़ होगा, नई वीडियो का भी, कि आखिर J2 का स्टैंडर्ड क्या है और J2 कहाँ बेहतर है और J2 कहाँ निकम्मा है। तो इसमें बेसिकली आपको पता होगा कि 4 मिनिमम फिगर्स होते हैं स्टील के। तो 4 फिगर्स में जो पहला फिगर है सबसे पहले, वो हमें बताता है मेन अलॉइंग एलिमेंट के बारे में। अगर आपने अलॉय लिया है तो यहाँ आपने स्टेनलेस स्टील लिया है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील इटसेल्फ अलॉय है, तो वो आपको पहला फिगर है 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो वो आपको बताएगा कि इसके अंदर मेन एलिमेंट क्या है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। उसके बाद जो दूसरा फिगर होगा वो उसकी कंसंट्रेशन बताएगा कि मेन एलिमेंट की कंसंट्रेशन कितनी है इसके अंदर पर 100 यूनिट्स। फिर आपके पास जो एंड वाले 2 एलिमेंट हैं वो आपको कार्बन कंसंट्रेशन बताएंगे कि कार्बन कंसंट्रेशन कितनी है इसके अंदर। अगर ये कार्बन अगर ये मैं बात करता चलूँ कार्बन स्टील की, जो कि हमारी सबसे मेजर कैटेगरी है और जो हम ब्लेड्स के लिए यूज़ करते हैं, तो वो कैटेगरी जो है वो 1 सीरीज़ से स्टार्ट होती है। 1 सीरीज़ जो है 10 जो है वो कार्बन का स्टैंडर्ड है। और कार्बन जो है वो, अगर आपके पास किसी लेट्स सपोज 10-18 है, मैं एक एग्जांपल आपको देता चलता हूँ,
10-18 है, तो 10-18 में जो 10 है वो शो कर रहा है कि ये कार्बन स्टील है, और 18 जो लिखा हुआ है इसका मतलब है इसके अंदर 0.18% कार्बन है। तो 0.18% कार्बन होगी तो ये लो कार्बन स्टील होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता चलूँ तो आपके पास 10-20 भी होता है, 10-30 भी होता है, 10-40 भी होता है। तो इस तरह इसके स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं। तो ये अगर आप चार्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो 1 सीरीज़ है दैट मीन्स कि एक प्योर कार्बन स्टील है। अब जो 2 सीरीज़ है वो निकल के बारे में आ गई। तो अगर 2 से आपका शुरू हो रहा है कोई स्टील नंबर तो वो निकल का सीरीज़ है। फिर आपके पास 3 जो सीरीज़ है वो निकल क्रोमियम स्टील की आ गई। फिर आपके पास 4 जो सीरीज़ है वो मोलिब्डेनियम स्टील की आ गई। अब जो आपका J2 है वो बेसिकली है 420 J2, तो वो मोलिब्डेनियम स्टील में आता है, वो क्रोमियम स्टील में नहीं आता। ये उसका फुल फॉर्म है। तो 5वें नंबर पे आ गया हमारे पास क्रोमियम स्टील। फिर आपके पास 6ठे नंबर पे आ गया क्रोमियम मैंडेनियम स्टील। अब क्रोमियम मैंडेनियम स्टील जो है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है आपकी ज्वेलरी वगैरह बनाने में। वैंडेनियम जो है वो उसकी शाइन लस्टर बहुत अच्छा होता है, तो वो आपकी ज्वेलरी वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। फिर आपके पास आ गया 7 सीरीज़ टंगस्टन क्रोमियम स्टील। टंगस्टन जो है ये बहुत हार्ड मेटल है, वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल, सीजियम टंगस्टन, ये बहुत हैवी मेटल्स हैं। तो ये बेसिकली इस्तेमाल होता है आपका टूल्स वगैरह बनाने में, स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाने में। देन कम 8 सीरीज़। 8 में आपके पास निकल क्रोमियम मोलिब्डेनियम तीनों आ गए। और 9 सीरीज़ जो है आपके पास सिलिकॉन मैंगनीज और अदर SCA ग्रेड्स अगर मिक्स किए जाएं इसमें तो वो नंबर 9 सीरीज़ होगी। ये बहुत महंगा स्टील होता है नंबर 9 सीरीज़ का, और बहुत पर्पसफुल स्टील होता है, बहुत ख़ास इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होता है, हैवी इंडस्ट्रीज़ में। तो आप बात करेंगे हम कुछ एग्जांपल्स की। जैसे मैंने 10-18 की बताई, तो ये 1 से शुरू हो रही है, विच मीन्स कार्बन जो है वो प्योर कार्बन स्टील है। और कार्बन स्टील में अगर 18 जो 10 जो है वो कार्बन को शो कर रहा है। अब 10, 11 और 15 3 नंबर हैं बुनियादी तौर पे कार्बन स्टील के। तो अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं कोई स्टील लेने के लिए, वो आपको कहता है कि ये जी 10-20 है या 10-30 है या 10-18 है, तो विच मीन्स कि आप कार्बन स्टील ले रहे हैं उससे। और अगर आपको ये जो है वो क्रोमियम स्टील कह के कोई बेच रहा है या स्टेनलेस स्टील के, तो आपने ये बिल्कुल धोखा नहीं खाना। 10, 11 और 15 नंबर इज प्योर कार्बन स्टील। देन कम्स आपकी कैटेगरी जो हमारे पास सेकंड है, वो आ जाती है हमारे पास ज़्यादा यूज़ होने वाले में। वो निकल स्टील जो है वो छोटे मोटे जो बाइक्स के पार्ट्स हैं, कारों के पार्ट्स चमकदार, इसमें यूज़ होता है। तो आपको शायद इससे इतना वास्ता नहीं पड़ेगा। आपका जो ज़्यादा यूज़ होगा वो 4 सीरीज़ का है, मोलिब्डेनियम स्टील। अब आपकी आ गई कैटेगरी जे स्टील्स की। जे स्टील जो है ये फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ स्टील है कि जे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब जे सीरीज़ के ऊपर अलहदा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जे सीरीज़ आखिर है क्या। तो इसके अलावा अगर आप चलें तो आपके पास 5 सीरीज़ आ गई। 5 सीरीज़ स्टेनलेस स्टील की है। तो अगर आपके पास 51-60 है, अभी आपको चौथी सीरीज़ आ गई मोलिब्डेनियम, 4 पे ही चलें। अब आपको 4 सीरीज़ जो है ये, अगर मैं इसे कहूँ कि ये वेपन ग्रेड सीरीज़ है तो मैं गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी गन्स जो हैं उनके बैरल्स 41-40 के होते हैं। अंदर से जहाँ से गोली निकलती है ना, तो वो बैरल जो है 41-40 का होता है, विच मीन्स 4 मीन्स कि ये मोलिब्डेनियम स्टील है। इसके अंदर मोलिब्डेनियम एज एन अलॉय यूज़ किया गया आयरन के साथ। 1 शोज इट्स परसेंटेज, उसकी जो है वो कंसिस्टेंसी कितनी है। एंड देन 40 मीन्स कि ये हाई कार्बन में आ गया, क्योंकि 0.4% इसके अंदर कार्बन है। तो ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है कि आपकी गन्स की जो बैरल्स हैं वो 41-40 से स्टार्ट होती हैं। पिस्टल की बेसिकली बैरल 41-40 की होती है, फिर इससे हाई ग्रेड की तरफ जाते हैं जैसे जैसे आपकी गन्स की बैरल बनती हैं। और इसी में हमारा J2 स्टील लाइक करता है, क्योंकि J2 जो है वो 420 J2 है। तो वो भी आपके छुरियाँ वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद हमारे पास 5 नंबर क्रोमियम सीरीज स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील जब भी स्टार्ट होगा वो 5 नंबर से स्टार्ट होगा। इसकी जो वाजे टाइप है मशहूर, उसके अंदर 51-60 है। 51-60 जो है वो ग्रिलें बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपने
सीढ़ियों के जो साइडें हैं क्रोम की बनवानी है तो क्रोमियम की, उसके लिए इस्तेमाल होता है। फिर आपके पास 52 5 to 100 नंबर है, 5 to 100 अगेन 5 सीरीज़ है, तो दैट मीन्स क्रोमियम है। और इसके आगे 2 जो है वो इसकी 0.2% कंसिस्टेंसी को शो कर रहा है। एंड देन 100 मीन्स कि इसके अंदर 1% जो है वो कार्बन मौजूद है पूरा। तो ये आपके पास आ गई इसकी टाइप्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में मिलने वाला डिफरेंट किस्म का। एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो पटे की छुरियाँ होती हैं इनके अंदर जो फटा होता है वो कार्बन स्टील का होता है, और कार्बन स्टील कौन सा होता है, वो लो कार्बन स्टील होता है। तो आपकी उसकी जो छुरियाँ हैं उनकी धार उतनी ज़्यादा इसलिए बेहतर नहीं निकलती क्योंकि वो लो स्टील की होती हैं। उससे ऊपर D2 की भी आती हैं। अब नेक्स्ट जो मेरे व्यूअर्स ने मुझे कहा था उसके मुताबिक मैं आपको D2 के बारे में, पहले J2 कर लेंगे क्योंकि वो ख्वाहिश थी उनकी J2 के बारे में सुनना, तो J2 के बारे में करेंगे क्योंकि ये बड़ी कोई अच्छी छुरी बनाए तो वो J2 की बनाता है। J2 से अगर ऊपर निकलें तो आजकल मैंने एक दो देखी हैं छुरियाँ, वो 12C27 ग्रेड की हैं विच इज़ वेरी गुड ग्रेड। और फिर आपके पास D2 आता है, D2 की छुरियाँ बनाई जाती हैं। बहुत आपको जानने का मौका मिलेगा ब्लेड्स के बारे में। ये जो अगर आपने 30-35 मिनट जो मैं बोला हूँ इनके बारे में, टाइप्स के बारे में, अगर आप ये गौर से सुनी है तो अब आपको छुरियाँ के लिए कम से कम या वैसे जर्नल अगर आप स्टील ख़रीदने जाते हैं तो आपको बड़ी आसानी होगी और आप जो है वो टेक्निकल टर्म्स पे बात कर सकेंगे कि आखिर क्या आपको ख़रीदना है। तो चलें आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में जो आपका D2 के बारे में जानने का था, क्यूरोसिटी थी कि J2 कैसा है मटेरियल, तो J2 के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा जो है वो बाकी भी कैटेगरीज जो हैं वो प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा। अच्छा, लास्टली जो बात यहाँ पे मैं करना चाहूँगा वो ये है कि जो इसकी कंपोजिशन है, अगर आपके पास एक स्टील फिनिश फॉर्म में मौजूद है, तो ब्लेड ही बना हुआ है, छुरी तैयार हुई हुई है, तो उसको देख के आई डोंट थिंक सो कि कोई जज कर सकता है कि ये कौन सा स्टील है। इट इज़ हाई लाइकली कि बंदा तुक्का लगाएगा, तुक्का लग भी सकता है किसी तरह, क्योंकि आप ना हार्डनेस हाथ लगा के, हाँ, दो स्टील्स डिफरेंट अगर पड़े हुए हैं आपके पास तो आप हार्डनेस का कंपैरिजन कर सकते हैं रेती पे उसे लगा के। रेती से मुराद है वट्टी पे, जो हमारे पास कम कोर्स वट्टी है उस पर लगा के आप, एक जो तजर्बेकार आदमी है उसे जज हो जाता है कि फ़लाना मटीरियल हार्ड है, इसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी और इसकी हार्डनेस कम है क्योंकि ये छोड़ नहीं रहा, यानी कि इसके अंदर से धार नहीं निकल रही, बुर नहीं आ रही, और ये ऊपर से जो आपके कन गिरते हैं, जो आपको जब आप वट्टी पे लेके जाते हैं छुरी को तो उसके ऊपर से जब धार लगाता है वो, तो छोटे छोटे पीसेस बेसिकली लोहे के उतर के गिरते हैं लाल रंग के अंगारे बन के, तो वो नहीं गिर रहे अगर किसी मटेरियल से, तो इट मीन्स कि वो सॉफ्ट है मटेरियल। तो हार्डनेस तो इस तरह जज हो सकती है, लेकिन देख के मेरे नहीं ख्याल से कोई बंदा जज कर सकता है मटेरियल कैसा है या इसके अंदर क्या कंपोजिशन होगी। और पहले ये होता था कि हाई कार्बन स्टील जो है उसकी पॉलिश नहीं थी आती, और जो क्रोमियम स्टील था उसकी चूँकि नेचुरल उसके अंदर एक लस्टर होता है वो नज़र आता था। इसके अलावा जो आपके पास निकल स्टील है उसके अंदर भी एक ख़ास किस्म का लस्टर होता है, डल सी शाइन होती है, वो नज़र आती थी, तो आप अंदाज़ा कर लेते थे। लेकिन अब चाइना हजूर ने इस तरह की पॉलिसीज़ ईजाद कर दी हैं जो हाई कार्बन स्टील को भी शाइन कर देती हैं। तो अब इस मौके पे जानना बड़ा मुश्किल हो चुका है मार्केट में कि आप क्या चीज़ ख़रीद रहे हैं। उसके लिए एक आला इस्तेमाल होता है, एक बेसिकली मीटर होता है, जिस तरह आपका वोल्ट मीटर है ना, तो वो मीटर उसको लगाते हैं आप, वो काट के क्रॉस सेक्शन में जब तहें नज़र आ रही हों वहाँ पे वो लेज़र लगाते हैं उसकी, और वो जज करके आपको एक रिपोर्ट देता है। अगेन ये रिपोर्ट कुछ मटेरियल्स के लिए वैलिड है, लेकिन मोस्टली ये भी इतनी ज़्यादा क्रेडिबल रिपोर्ट नहीं समझी जाती। असल चीज़ होती है लैब टेस्ट। तो अगर आप कहीं से भी स्टील लेने जाएं और इंटरनेशनली आप मार्केट से स्टील खरीद के ला रहे हैं, लेट्स सपोज आप चाइना से लेके आ रहे हैं, तो आपको बाकायदा वो एक रिपोर्ट